Good morning, dear students. Now today starts our next exercise 11.4. Then after 11.5. तो अब इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, कुछ पर्सन्स दिए हुए हैं, उनके ग्रैंडफादर्स मतलब रिलेटिव्स दिए हुए हैं, उनके एज कंपैरिजंस करना है अपने को। मतलब इतने सालों बाद उसका एज इतना था, फिर इतने साल के बाद कितना हो गया, ऐसा कंपैरिजंस करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है, टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years। तो प्रेजेंट एज उसका सॉल्यूशन फर्स्ट का मैं ए बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंट एज इज y years, ठीक है। y ईयर दिया हुआ है, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सरिता है, ओके। यहाँ बीच पर मेंशन कर देते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इज y years। तो अभी प्रेजेंट में उसका एज है y years है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। मतलब 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, मतलब अभी। तो ये उसका हो जाएगा y प्लस 5, ठीक है। समझ में आया ये y प्लस 5 कैसे होगा। सपोज एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। अभी मेरी एज मान लेते हैं 40 years है, ठीक है। फिर आफ्टर 5 years 5 साल बाद, नौ मतलब बाद में कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 5 करेंगे तो आफ्टर 5 years 45 हो जाएगा। वैसे सेम प्रेजेंट एज यहाँ पे y years था, तो आफ्टर 5 years हो गया y प्लस 5। ये फर्स्ट का आंसर हो तुम्हारा उसी के, ठीक। फिर सेकेंड नंबर पे बोल रहा है वॉट वॉज हर एज 3 year बैक। पीछे चला गया, अभी ये आगे फॉरवर्ड हो रहा था, अब पीछे चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 3, सेकेंड वन y माइनस 3। तो मैंने 11.3 में पहले ही बताया था, जो भी अल्फाबेट्स वाले रहते हैं वो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में फ्रंट भी हमेशा मेंशन किया जाता है उसको, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, सरिता ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। 6 गुना बोल दिया, तो उसका ग्रैंडफादर से 6 गुना है, तो ये हो गया तुम्हारा 6y, ठीक। सेंटेंस लिख लेना वहां पे 6 जो दिया क्वेश्चन पे, सरिता ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। देन आगे व्हाट इज द एज ऑफ ग्रैंडफादर, सो दिस वन 6y। उसके बाद है नेक्स्ट, ग्रैंडमदर एज इज 2 years यंगर देन ग्रैंडफादर। तो वो उससे छोटा बोल रहा है भाई, ग्रैंडफादर जो है वो 6y निकला, तो उसके ग्रैंडमदर की एज 2 years यंगर बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 6y माइनस 2 हो गई, 2 माइनस 6y होगा, ये बताओ पहले। तो वो हो जाएगा 6y माइनस 2, 6y माइनस 2। ये हो गया उसकी ग्रैंडमदर की एज, ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया ग्रैंडमदर। फिर उस पर लास्ट वाला फिफ्थ, सरिता फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता's एज। तो सरिता की एज हमने कितना फाइंड किया था, y था वो, ठीक है। तो सरिता के जब हमने y फाइंड किया था, जो सरिता का फादर एज जो निकला हुआ था, ठीक है। तो सरिता फादर एज इज 5 years मोर देन 3 times सरिता एज। तो सरिता फादर एज 5 मोर देन 3 times सरिता एज, सो 3y प्लस 5 हो जाएगा। तो 5 कहाँ है अपना, ये मोर देन 5 बोल दिया, सो लास्ट का आंसर होगा तुम्हारा 3y प्लस 5। ये मोर देन 5 हो गया, ठीक है। समझ में आया। फिर से बता देता हूँ, फर्स्ट वाला पहले इसका प्रेजेंट एज y years दिया हुआ था, उसमें आफ्टर 5 years y प्लस 5 हो गया। सेकेंड वाला मोर बैक हो गया था, वो जो एज दिया था प्रेजेंट एज से पीछे चले गए, तो y माइनस 3। देन दिस वन 6 टाइम्स हो जाए तो 6 गुना हो गया, तो 6y हो गया ग्रैंडफादर। फिर उस पर वापिस माइनस 2 years पीछे बैक चले गए, तो उसके ग्रैंडफादर से उसकी एज हो गई 6 माइनस 2, उसकी ग्रैंडमदर की एज हो गई। और लास्ट वाले में ये उसमें 5 हमने पहले तो 3y हुआ, y प्रेजेंट एज हो गया सरिता का, फिर 3y मोर देन 5, तो ये उसमें एडिशन पे ये इक्वेशन तुम्हारे बन गया ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बाकी क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बीने पे भी। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल
ठीक है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. So what is the length? तो यहाँ पे सिंपल सा वही, और बी यूजिंग बी मीटर, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन 11.3 में था वैसे यहाँ पे भी यूज ऑफ बी मीटर्स दिया हुआ है, तो उसको अपने इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बना लेना, खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर तुम बताएंगे, ठीक। तो बाकी क्वेश्चन भी सी डी ई ये पूरे तुमको बनाने हैं इस एक्सरसाइज पे। सेकेंड वाले में भी सेंटेंस का फॉर्म दिया हुआ है वैसा ही, क्वेश्चन नंबर 2 पे चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द एक्सप्रेशन इनटू द स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट वाला, अ नोटबुक कॉस्ट ₹P। चलो ये बता देता हूं मैं। ठीक है, ये सेकंड का है, सेकंड का ए, सॉल्यूशन टू फर्स्ट वन। वहां पे वो दिया है, अ नोटबुक कॉस्ट इज ₹3, अ बुक कॉस्ट 3p। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, अ नोटबुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, 3 गुना हो गया है उसका, ठीक है, ₹P दिया हुआ है। मतलब इसका अपने को अलजेब्रिक फंक्शंस के जैसा नहीं लिखना है, इसका स्टेटमेंट बस बताना अपने को कैसा है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखा हुआ है ना। जैसे एग्जांपल देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ एग्जांपल पे, सलीम स्कोर्स R runs इन द क्रिकेट मैच एंड नलिन स्कोर्स R+15 runs। सो इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इसको कैसे बताना अपने को, नलिन स्कोर्स 15 runs मोर देन सलीम, उससे उसने 15 एक्स्ट्रा ज़्यादा बनाया है, वैसे इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, अ नोटबुक कॉस्ट इज ₹P एंड ही है अ बुक कॉस्ट 3p। तो 3 गुना हो गया उसका, तो ये सेंटेंस के फॉर्म में तुमको लिखना है, इसलिए वहां पे 3p हुआ है। तो सेंटेंस कैसे लिखोगे, अ बुक कॉस्ट 3 times, ठीक है, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, अ बुक कॉस्ट 3 times द कॉस्ट ऑफ बुक। तो ये बुक का प्राइस तुमको p दिया हुआ है और ये उसका 3 गुना हो गया, 3 times। ठीक, सेंटेंस बना के लिखना है, बना लेना, नहीं बनेगा फिर बता ही देंगे। ठीक है, बुक का प्राइस p दिया हुआ है, नोटबुक का है ना, नोटबुक का प्राइस p दिया हुआ है और बुक के प्राइस को उसका 3 गुना करना है, तो यहाँ से वहां पे 3p हो गया। ठीक है, बाकी सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर बताते हैं गूगल मीट की क्लास में, कल देखते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन 11.5। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं 11.5। इसमें अपने को इक्वेशन फॉर्मेट करना है, मतलब किसी चीज को इक्वेशन तभी बनता है जब उस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होते हैं और इक्वल टू साइन होना चाहिए और कोई ऐसी वेरिएबल होनी चाहिए जिसकी अपनी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3x इक्वल टू 4+2, तो ये इक्वल टू साइन सेंटर पे है, तो जो लेफ्ट पोर्शन है हमारा वो होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो इक्वल टू की साइड हमारे पास वेरिएबल्स भी होना चाहिए और मतलब एक इक्वेशन अगर कोई दिया है क्वेश्चन तो उस पर एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू साइन होना चाहिए, तभी अपन किसी वैल्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है, तो अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 4+2 6 होगा और ये हो जाएगा 3x एज इट इज। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है, ठीक है, तो कोई वैल्यू अगर किसी भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है, ओके यहाँ पे 3 है ये, तो कोई वैल्यू अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो नीचे वो हमेशा डिवीजन पोर्शन में चला जाता है। फिर यहाँ से हम उसे कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, फिर यहाँ पे आंसर आएगा 2। तो ये तुम्हारा एक वेरिएबल जिसकी हमको वैल्यू मिल गई है। ठीक, तो ये किसी भी एक कंडीशन पे इक्वेशंस के लिए ये जरूरी चीजें हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड दोनों होना चाहिए। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 पे यही बोल रहे हैं। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपलसरी, दोनों साइड होना चाहिए और बीच में इक्वल टू साइन एक्स वेरिएबल्स या एक्स या कोई भी वेरिएबल्स हो। तो जैसे क्वेश्चन 1 बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन, अपने को इसमें बताना है कि इक्वेशन कौन सा है एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स, एंड
उसका रीजन भी बताना है कि क्यों नहीं। तो जब फर्स्ट वाला देखते हैं, 17 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे 17 लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है, LHS, और यहाँ पे हमारा RHS राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी है x और बीच में इक्वल टू साइन है, मतलब दोनों के बीच में जहाँ पे इक्वल टू साइन है, दोनों साइड बीच में हमारे पास इक्वल टू साइन है। तो क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन फॉर्मेट में बीच में इक्वल टू साइन है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमारा एक वेरिएबल इक्वेशन बन गया, ठीक है। फिर सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, p माइनस 7 ग्रेटर देन 5। तो ये सेकंड वाले में क्या है, ये तो इक्वेशन दिया हुआ है बट इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो इक्वल टू साइन है ही नहीं, वेरिएबल है बट अब भाई इसकी वैल्यू तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन होना चाहिए था, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नहीं हुआ। फिर वैसे ही 4/2 थर्ड वाला, 4/2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे कोई वेरिएबल्स ही नहीं है तो इसको फाइंड आउट तो कर ही नहीं सकते, इक्वल टू साइन दिया हुआ है बट यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, तो वेरिएबल जब तक रहेगा नहीं तो कहाँ से वैल्यू फाइंड करोगे। तो ऐसे तुमको चेक करते जाना है कि कहाँ कहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और जहाँ पे वेरिएबल्स और इक्वल टू साइन दोनों मिल रहा है वो तुम्हारा क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं वहाँ पे। तो जैसे तुम्हारे एक टेबल बना हुआ है ना, बुक पे टेबल बने हुए हैं, सीरियल नंबर, चलो ये सीरियल नंबर डाल देते हैं, यहाँ इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड यस ऑब्लिक नो, ये बताना है। ये हो गया SN, दिस वन इक्वेशंस, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, देन अपने को आंसर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। सो फर्स्ट सपोज मैं फर्स्ट वाला कोई एग्जांपल्स ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे 10y इक्वल टू 80, यहाँ पे अपने को इक्वेशन दिया हुआ है 10y इक्वल टू 80। तो यहाँ पे y की वैल्यू भी दी हुई है बाजू में, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10, मतलब y की जगह पे, ठीक है, यहाँ जो इक्वेशन दिया है ये वाला, y की जगह पे अपने को 10 पुट करना है। अगर 10 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम वैल्यू आ जाती है, तो उसे इसको सॉल्व करने के लिए अपने को रफ में ट्राई करना पड़ेगा। सो 10y इक्वल टू 80, सो y इज इक्वल टू ऑलरेडी गिवन 10। तो अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह सॉरी y की जगह 10 पुट करता हूँ तो क्या मुझे 80 फाइंड होगा, नहीं होगा। 10 10 जा, ये तो 100 हो गया, 10 इंटू 10 100, और यहाँ पे 80। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा तुम्हारा नो। मतलब तुमको हर एक कंडीशन पे यहाँ जो हर एक इक्वेशन से लिखे हुए हैं अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, वो वैल्यू को पुट करो, इसे रफ में ट्राई करके सॉल्व करो। बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों अगर इक्वल आते हैं तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो वेरीफाई कर रहा है, राइट का साइन कर रहा है। अब जैसे कुछ एक डिफरेंट वाला देख लेते हैं, वहाँ पे माइनस वाला, ठीक है, एक माइनस वाला मैं ले लेता हूँ, कोई भी सपोज के नंबर पे ले लेते हैं। के नंबर पे क्या दिया है, h माइनस 8 इक्वल टू 5, और वहां पे h की वैल्यू गिवन होगी तुमको 8, यहाँ पे h की वैल्यू तुमको पुट करना है 8। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू उसको लिखो, h इक्वल टू 8 पुट करना है। इक्वेशन है हमारा h माइनस 8 इक्वल टू y, ये तुम्हारा इक्वेशन है जो टेबल पे दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे पुट कर दो 8 माइनस 8 इक्वल टू 5, तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा है, मतलब दोनों साइड सेम वैल्यू आना चाहिए, तो इसका भी आंसर नो। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे बाकी पूरी वैल्यूज को यहाँ पे वैल्यू गिवन है, तुमको टेबल पे गिवन है, इक्वेशन भी गिवन है,
चेक करते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, अगर दोनों साइड इक्वल टू होते जा रहे हैं तो वो यस लिखते जाना उसमें, ठीक है। बाकी ऐसे ही चेक करना बहुत ईजी है, ओके। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को कुछ वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन दिया हुआ है और कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, तो उस वैल्यूज को अपने को पुट कर करके चेक करना है कि कौन सा वैल्यू से सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन ब्रैकेट, ठीक है। इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ से अपने को कुछ वैल्यूज भी दिए हैं, उनको पुट करते जाना है, एक एक करके पुट करते जाओ, और अगर उसका किसी में एक आंसर निकल जाता है तो उस ऑप्शन में टिक करना है या फिर आंसर बना के लिख लो। तो मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 3 का 4th बता देता हूँ, डी वाला, ठीक है। डी क्या दिया हुआ है, q/2 इक्वल टू 7 एंड वैल्यू क्या क्या पुट करना है बताया अपने को, 7 2 10 एंड 14। तो देखो इसके दो मेथड है ना, या तो अपन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं या फिर एक एक करके वैल्यू पुट करते जाते हैं क्यों की जगह पे, तो जो वैल्यू उसे सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। तो अपन वैसे ही कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं इक्वेशन। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं 7 पुट करता हूँ, ठीक है, q इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 7/2 इक्वल टू 7। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, नहीं होगा। अब q की जगह पे हम पुट करते हैं 2, सो 2/2 इक्वल टू 7, तो ये 2 ये तो हो गया 1 आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर पुट करते हैं अपन 10, अगर मैं 10 पुट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और यहाँ पे पहले से 7 दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन 1। तो ये हो गया 2 1 जा 2 5 जा, ये आंसर है तुम्हारा 5 इक्वल टू 7, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लास्ट पे आते हैं 14 पुट करते हैं अपन, 14 पुट किया मैंने, नीचे है हमारे पास 2 एंड देन 7, तो 2 1 जा 2 7 जा, ये हमारा लास्ट वाले का आंसर आ गया। लास्ट वाला हमारा वेरीफाई कर रहा है, मतलब हम q की जगह पे 14 पुट कर रहे हैं, तो जहां से अपने को दोनों साइड इक्वल आंसर मिल जा रहा है 7 इक्वल टू 7, ठीक। तो ऐसे पूरे क्वेश्चंस को चेक करना है, जो ब्रैकेट्स में वैल्यू दिए हुए एक एक करके पुट करते जाओ, जो उसे वेरीफाई कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसे छोड़ दो, ठीक है। सो थर्ड के पूरे ऐसे ही बना लेना। फोर्थ में आ जाते हैं, कंप्लीट द टेबल। अब एक टेबल बना हुआ है जिसमें m के वैल्यूज दिए हुए हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तो जा रहा है वो, और नीचे इक्वेशन दिया हुआ है m+10। तो फर्स्ट में m की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 + 1 11 हो गया। उसी इक्वेशन में m+10, जो m+10 लिखा हुआ है, जल्दी से शॉर्ट बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे है ना, m+10, m के वैल्यूज दी हुई है 1 2 3 4, ये जा रहा है, ये तुम्हारा इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन एक बार 1 पुट करना है, फिर एक बार 2 पुट करना। जैसे मैं m+10 में यहाँ पे m की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 2, तो 2 + 10, ये तुम्हारा आंसर आ गया 12। तो बस m की जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ इक्वेशन में और टेबल को फिल करते जाना। तो 4 के 2 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बी वाले में t दिया हुआ है 5t, तो t की जगह पे वैल्यू पुट करोगे, मतलब 5t लिखा हुआ है वो 5t, तो अगर t की वैल्यू हमारे पास 2 3 कुछ है तो इसे पुट करते जाओ, आंसर आ जाएगा। सपोज मैंने 2 पुट किया, 5 × 2, तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था। फिर सी नंबर पे डिवीजन के फॉर्म में डिवाइड करते जाओ, z की वैल्यू पुट करो, डिवाइड करते जाओ। लास्ट वाले में माइनस है, ठीक, सब्ट्रैक्शन है, लास्ट वाले में m-7, m की वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। हो सकता है आगे बड़ी वैल्यू आएंगे तो निगेटिव में भी आंसर्स आएंगे इस पर, ठीक है। चलो फिर बाकी क्वेश्चंस 5th को करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी जितने मैंने बताए वो सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करते ही जाओ बस कॉपी में, ठीक। ओके, थैंक यू।